नाजरीन, आईएनएक्स मीडिया मामले को लेकर के पी चिदम्बरम को काफी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी पेश की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। जांच एजेंसी ईडी चिदम्बरम को अब गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने कहा, मुलजिम को इस वक्त जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है। मामला माननीय कोर्ट के आदेश पर आधारित है। उन्होंने अपने पूरे जो भी वो अधिकार हैं उनका प्रयोग किया और कोर्ट ने विषय को पूरा सुन के उस पर अपनी राय और अपना ऑर्डर दिया है। अब उस ऑर्डर का पालन होगा। अब ये जांच एजेंसी ने तय करना है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। और जहां तक इस विषय का राजनीतिकरण करने का एक प्रयास हो रहा है वो उचित कहां है, क्योंकि ये मामला कोर्ट के सामने गया, पूरे उन्होंने अपने अफसरों का प्रयोग किया, अपनी बात पूरी रखी है। अब उसके बाद यदि कोर्ट ने तय कर दिया है कि हिरासत में लिए जा सकते हैं तो इसका राजनीतिकरण करने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है, ना अवसर बनता है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, पी चिदम्बरम को काफी उम्मीदें थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। कपिल सिब्बल और उनके दीगर जो लॉयर्स हैं वो भी यही कोशिश कर रहे थे, लेकिन बावजूद इस सब के काफी बड़ा झटका लगा है। देखिए मुनज़्ज़ा, बिल्कुल आपका कहना सही है कि उन्हें काफी बड़ा झटका ही लगा है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से जो आईएनएक्स मीडिया में ईडी ने मामला दर्ज किया है उस मामले में उनको राहत मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ईडी जो इस मामले में जांच कर रही है उस जांच के दौरान जो भी एविडेंस ईडी को मिले हैं वो भी बहुत गंभीर है और जब तक ईडी इस मामले में पी चिदम्बरम को गिरफ्तार नहीं करती है तब तक पूछताछ संभव नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी पी चिदम्बरम को जमानत देने का सही समय नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से जांच एजेंसी ईडी के हाथ खोल दिए हैं ताकि वो इस मामले में उनको गिरफ्तार करें और उनसे पूछताछ करें। ईडी कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ईडी से वो दस्तावेज मांगे जिस दस्तावेज में उन्होंने चिदम्बरम से पूछताछ की है, यानी कि वो प्रश्नावली, वो ट्रांसक्रिप्ट कॉपी को वो तलब करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी इस मांग को भी खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पी चिदम्बरम की तरफ से सीबीआई के मामले में जो रिमांड पर उनको भेजा गया था उसको भी चुनौती दी गई थी, लेकिन ईडी के इस मामले में फैसला आने के बाद पी चिदम्बरम की तरफ से उस याचिका को वापस ले लिया गया है। तो एक बड़ा झटका है। वहीं आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के मामले में उनकी जो जमानत अवधि है वो खत्म हो रही है, यानी कि जो हिरासत की अवधि है वो खत्म हो रही है। 15 दिन का समय जो है वो बीत रहा है। तो उम्मीद भी लगाई जा सकती है कि ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी कस्टडी मांग सकती है। 3 बजे के आसपास पी चिदम्बरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब ईडी एक एप्लीकेशन फाइल करेगी जिसमें वो कहेगी कि वो फिलहाल चिदम्बरम की कस्टडी चाहती है। कोर्ट आज ये डिसाइड करेगा कि चिदम्बरम को ईडी की कितने दिन की कस्टडी में भेजा जाए। वहीं आपको बता दूं कि चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम सीबीआई मुख्यालय पहुंचे हैं पी चिदम्बरम से मुलाकात करने और आगे की रणनीति तय करने। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस आदेश के बाद मुनज़्ज़ा पी चिदम्बरम की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो तमाम एविडेंस आईएनएक्स मीडिया में दिए गए हैं उन तमाम एविडेंस का मुख्य आधार पी चिदम्बरम ही है। वो तमाम अनियमितताएं जो बरती गई हैं, जो सेल कंपनियां बनाई गई हैं जिसमें करोड़ों रुपए इधर से उधर किए गए हैं, उन तमाम मामलों की जांच अब ईडी करेगी और वो पूछताछ चिदम्बरम से ही करेगी। बिल्कुल सुशील, और क्या आज शाम तक ही ये गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही लगाई जा सकती है कि आज ईडी कोर्ट से परमिशन मांगेगी कि उन्हें गिरफ्तारी का जो आदेश है वो कोर्ट मुहैया कराए। तो उम्मीद ये है कि अगर कोर्ट ये आदेश देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अब जो लोअर कोर्ट है वो डिसाइड करेगा, तो उम्मीद ये है कि आज ईडी को पी चिदम्बरम की कस्टडी मिल सकती है। 15 दिन की जो हिरासत की अवधि है सीबीआई की वो आज खत्म हो रही है। तो उम्मीद ये है कि आज देर शाम कभी भी पी चिदम्बरम को प्रवर्तन निदेशालय की टीम गिरफ्तार कर सकती है। सुशील, अब आगे पी चिदम्बरम के पास क्या वे आउट बच जाता है? कोई तरीका है जिससे पी चिदम्बरम अभी भी इस पूरे मामले को टैकल कर सकते हैं? बिल्कुल, उनके पास अभी रेमेडीज है निचली अदालत में, यानी कि कंसल्ट कोर्ट में वो जो अपनी एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने जो सीबीआई के मामले में दाखिल कर रखी है उसमें सीबीआई के
कोर्ट से वो आज ये मांग कर सकते हैं कि आज ही कोर्ट उनकी इस जमानत याचिका पर सुनवाई करके फैसला सुनाए। आज वो कोर्ट को ये प्रेस कर सकते हैं, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि उम्मीद कम है कि आज कोर्ट ये डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर इस मामले में वो क्योंकि जमानत याचिका वो सीबीआई के मामले में दाखिल कर चुके हैं, आज उस जमानत याचिका पर सुनवाई भी होगी। लेकिन जब भी कोई जमानत याचिका कोई पार्टी दाखिल करता है तो दूसरा जो पक्षकार होता है वो उस जमानत की याचिका पर जवाब देने के लिए समय भी मांग सकता है। तो उम्मीद कम है कि आज कोर्ट उन्हें इस मामले में जमानत दे। तो ये तय है कि किसी भी सूरत हाल में पी चिदम्बरम को ईडी की कस्टडी में जाना होगा, और अगर सीबीआई और अगर ईडी आज कस्टडी उनकी नहीं मांगती है तो एज फॉर द लॉ उनको तिहाड़ भी जाना पड़ सकता है। यानी कि आज सीबीआई की कस्टडी खत्म हो रही है तो 15 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद किसी भी व्यक्ति को कंसर्न जो अथॉरिटी है वो जेल भेजने की मांग करती है तो तिहाड़ भी जा सकती है। लेकिन उम्मीद ये है क्योंकि मामला काफी क्रूशियल है, काफी सीरियस है, तो ईडी आज उनकी कस्टडी मांग सकती है कोर्ट से। पी चिदम्बरम की अरेस्ट के बाद अगर उनका अरेस्ट आज शाम तक हो जाता है तो सुशील, क्या इसके बाद जो है उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की कस्टडी के लिए भी जो है कार्रवाई शुरू हो सकती है? जी देखिए, इस मामले में जो प्रमुख गवाह थी वो इंद्राणी मुखर्जी थी। यानी कि आईएनएक्स मीडिया पे जो अनियमितताएं बरती गई थी उसमें इंद्राणी मुखर्जी का सरकारी गवाह बनने के बाद इस केस की स्थिति बदल गई। हाल ही में मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी ने ये कहा है कि अगर इस मामले में पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई है तो ये एक अच्छी खबर है। तो ये भी जरूरी है कि अगर ईडी इस मामले में जांच के दायरे को आगे बढ़ाती है तो इस जांच के दायरे में पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी, बी भास्कर रमन, कार्ति चिदम्बरम, इन तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। चिदम्बरम को आमने सामने बैठाकर कन्फ्रंट करवा सकती है। इन तमाम पहलुओं पर आने वाले दिनों में ईडी कार्रवाई कर सकती है। तो ये तय है कि कार्ति चिदम्बरम को भी समन किया जा सकता है जांच एजेंसी द्वारा। वहीं आज दूसरा केस जो है राउज एवेन्यू में, उसमें कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम के अंतरिम जमानत पर भी फैसला आना है, और वो मामला है एयरसेल मैक्सिस से जुड़ा हुआ। 3 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में भी अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि अभी तक उनको प्रोटेक्शन दे रखा था कोर्ट ने, लेकिन आज उस पर फैसला है। आज उसमें सुनवाई के दौरान फैसला सुनाने के बाद यह तय होगा कि एयरसेल मैक्सिस केस में जो जांच चल रही है उसमें क्या कोर्ट फर्दर उनकी जो अंतरिम प्रोटेक्शन है उसको एक्सटेंड करती है या फिर नहीं। जी बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नारदा स्टिंग ऑपरेशन का ये पूरा मामला है। सीबीआई की टीम इकबाल अहमद के घर पहुंची है। इकबाल अहमद की आवाज के नमूने लिए गए हैं। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक मेयर हैं इकबाल अहमद। हुगली के खानाकुल से तृणमूल के रुकन असेंबली हैं इकबाल अहमद। आपको इस वक्त की काफी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। नारदा स्टिंग ऑपरेशन का ये पूरा मामला है। सीबीआई की टीम इकबाल अहमद के घर पहुंची हुई है। इकबाल अहमद की आवाज के नमूने लिए गए हैं। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक मेयर है इकबाल अहमद, साथ ही साथ हुगली के खानाकुल से तृणमूल के रुकन असेंबली भी है इकबाल अहमद। पूरा मामला नारदा स्टिंग ऑपरेशन का है। सीबीआई की टीम इकबाल अहमद के घर पहुंची हुई है। उनके आवाज के नमूने लिए गए हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज जिस तरह से बंगाल में, कोलकाता में एक के बाद एक शारदा मामले और अरब नारदा मामला, शारदा और नारदा दोनों ही मामले पे सीबीआई जो है वो तृणमूल लीडरान को घेरने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले सीबीआई की तरफ से जो है वो समन जारी किया गया था, और सुब्रतो मुखर्जी जैसे लीडरान भी जो है वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे। एक के बाद एक लीडरान जो है वो पहुंच रहे। अब शारदा मामला जो चिटफंड का मामला था, और अब ये नारदा मामला जो रिश्वतखोरी का मामला है, और नारदा स्टिंग ऑपरेशन में जिस तरह से पैसे लेने के मामले सामने आए थे, उसमें इकबाल अहमद को एक बड़ी कड़ी माना जा रहा है कि इकबाल अहमद ने ही ये सारा जो है दूसरे नेताओं के साथ, और भी उसमें कई ऐसे एमपीज के नाम है, मिनिस्टर्स के नाम है नारदा स्टिंग ऑपरेशन में, जिनको पैसे लेते हुए वीडियो दिखाए गए थे। तो उसमें कहा जा रहा है कि इकबाल अहमद ही अहम थे और इन्होंने ही वो मिलवाया था सारे लीडरान से। और इसमें उनके साथ साथ उनके भाई जो सुल्तान अहमद, जो मरकजी वजीर भी रहे थे,
उनकी मौत हो चुकी है। और उनके बारे में ये कहा गया था जिस वक्त सीबीआई ने उनको नोटिस भेजा था, इतने प्रेशर में थे कि वो नोटिस मिलने के बाद ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो ऐसे में एक बार फिर अगर सुल्तान अहमद के घर सीबीआई टीम पहुंचती है और ऐसे वक्त में जब इकबाल अहमद खुद भी बीमार हैं और कहा जा रहा है कि वो भी नारदा के दबाव में है, नारदा जो सीबीआई के जरिए जो जांच हो रही है उसके दबाव में है, तो वो जो है काफी दिनों से बीमार है, जिसकी वजह से वो जो डिप्टी मेयर का जो ओहदा था वो उन्हें छोड़ना पड़ा। हालांकि वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रुकन है, वो काउंसिलर है, साथ ही साथ एमएलए भी हैं, लेकिन वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद आज सीबीआई की टीम पहुंची है और उनके आवाज के नमूने जो है वो हासिल किए हैं। जिस तरह से आप देखें कि बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग चल रही है और बार बार बीजेपी के लीडरान ये कह रहे हैं कि वो शारदा और नारदा मामले में तृणमूल के जो लीडरान हैं उन्हें जो है वो घेरा जाएगा। ऐसे में अगर सीबीआई की जांच जो है वो तेज होती है तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो है वो तृणमूल कांग्रेस पर होगा, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है तृणमूल के लीडरान की जिसमें अफसरान भी शामिल है। ऐसे में मिर्जा जो पुलिस ऑफिसर थे उनको भी जो है वो जांच के लिए 2 दिन पहले बुलाया गया था, सीबीआई दफ्तर वो पहुंचे थे और उन्होंने अपनी जो है वो जो बात जो है वो सीबीआई की जो भी पूछताछ चल रही है उसके साथ जो उन्होंने कोऑपरेट किया है। इसके साथ साथ आप देखें कि आफरीन अली जो अपूर्वा पोद्दार उर्फ आफरीन अली जो एमपी भी हैं उन्हें भी नोटिस भेजा गया था और उन्होंने कहा था कि वो तमाम तरह का ताउन करेंगी सीबीआई के साथ। तो ऐसे में अगर सीबीआई की जांच शारदा और नारदा मामले में तेज होती है तो एक बड़ा प्रेशर है तृणमूल कांग्रेस के लिए और खुद ममता बनर्जी के लिए। जी बिल्कुल शबाना, तृणमूल के लिए जो है मुश्किलें बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। लगातार जो मगरबी बंगाल की जो सियासत है वो काफी गर्म होती नजर आ रही है चुनाव के बाद से ही। अब आगे क्या होगा वो देखने लायक होगा। बेहद शुक्रिया शबाना आपका। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अब इल्तिजा अपनी वालिदा से मुलाकात कर सकती है। आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने बुध को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट से अपनी वालिदा से मुलाकात की इजाजत मांगी थी इल्तिजा ने। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती दफा 370 की मनसूखी के बाद से ही नजरबंद है। सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में नजरबंद सीपीएम लीडर यूसुफ तारिगामी पर समाअत हुई है। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तारिगामी को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तारिगामी को एम्स शिफ्ट कर दिया है और खानदान के एक शख्स को भी तारिगामी के साथ रखने की हिदायत दी गई है। वादी कश्मीर के लोगों को राहत मिली है। बीती शब से लैंडलाइंस खिदमात को मुकम्मल तौर पर बहाल कर लिया गया है। बेशतर एक्सचेंज काम कर रहे हैं। 5 अगस्त को दफा 370 की मनसूखी के बाद से मौसलाती निजाम यहां ठप था। हमारे नुमाइंदे परवेज ने सूरत हाल का जायजा लिया। कश्मीर के ताल्लुक से समाजी कारकुन तहसीन पूनेवाला ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक जो वहां पर तमाम चीजें हैं जिन पर फिलहाल बैन लगाए रखा था, आज केंद्र सरकार ने यह बताया कि वहां पर टेलीफोन्स खोल दिए गए हैं। हमारे साथ तहसीन है, इन्होंने याचिका दाखिल की थी। तहसीन, आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि घाटी में लगभग 80% जो लैंडलाइन है वो खोल दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहे हैं। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा? देखिए, हम आज हुकूमत ने कहा कि 80% जो लैंडलाइन है वो खुल गए, बाकी 20% खुल जाएगी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आता। ये पहली बात उन्होंने कहा। हमारी पिटीशन में हम ये मांग कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का सारे मुद्दों को कंसिडर करेगी, वो ये है कि आप अगर मोबाइल इस वक्त नहीं देना चाहते, SMS, व्हाट्सएप, इंटरनेट हम समझ सकते, आप बेसिक 2G दे दीजिए, सिर्फ कॉलिंग, वो भी देश के बाहर नहीं, इंटरनेशनल आप बंद कीजिए। इसलिए क्योंकि आप जानते हो, मैं जानता हूं, अधिकतर लोगों के पास अब मोबाइल फोन होती है। दूसरी चीज हम चाहते हैं कि खुद देखें कि जो मेडिसिन की स्थिति है, डॉक्टर्स की स्थिति है, खाने पीने की स्थिति है, बच्चों के लिए जो
की स्थिति, जो बच्चों के लिए खुराक चाहिए उसकी स्थिति, फायर की स्थिति और ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कोर्ट देखे ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो कोर्ट ने कहा कि हर 16 तारीख को उस पर फाइनल ऑर्डर करेगी। बहरहाल एक चीज से मुझे काफी मैंने पहली बार कोर्ट में इस तरह का दृश्य देखा कि एक महिला खड़ी हुई, फिर एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स खड़े हुए, वकील। उन्होंने विरोध किया आपका? व्यक्तिगत तौर से कहने लगे कि मैं 1990 में कहा था जब पंडित भाइयों पर अत्याचार हुए, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता था 1990 में मैं 8 या 9 साल का था। मुझे दर्द होता है कि उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन आप तो उस वक्त भी वकील थे, आप कुछ करते। आज मैं कुछ कर रहा हूं, उसमें लोकस कहां से आया? उन्होंने मेरा लोकस मांगा। उसके बाद एसजी ने दोबारा कहा कि मैं टीवी पे आता हूं, तो मैं माननीय चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूं। लोकस पूछने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पूरी आजादी है टीवी पे आने की, कोई पाबंदी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे फिर उन्होंने आदेश किया, ठीक है तो आप IA फाइल कर दीजिए पिटीशन के अंदर। तो मैं IA फाइल कर दूंगा कल सुबह तक। तो ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है, और तहसीन की याचिका पर कई बार विरोध हुआ है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से कही जाए या एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स की तरफ से कही जाए, लेकिन साफ तौर से आर्टिकल 32 में संविधान ने ये फिलहाल आजादी दे रखी है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और इसी आधार पर फिलहाल ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 16 तारीख को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट उस समय क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात काबू में है, लेकिन श्रीनगर के कुछ इलाकों में 144 नाफिज है। बेशतर इलाकों से बंदिशें हटा ली गई है, लेकिन कुछ हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। सड़कों पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है। इलाहीबाग 90 फुट रोड इलाके में गुज़िश्ता रोज एक नौजवान की मौत की खबर के बाद से वहां हालात कशीदा है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी को 1 महीना हो चुका है। वहीं मरकज कश्मीर की तरक्की को महमीज देने की पूरी तैयारी कर चुका है, और इसी रोड मैप की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। न्यूज 18 के पास इस रोड मैप की पूरी जानकारी है। पिछले 1 महीने में नज़्म नस्क को बनाए रखने में हुकूमत कामयाब रही है। किसी बड़े तशद्दुद की खबर मौसूल नहीं हुई है। व्लादिवोस्तोक के शांत और प्रकाशमय वातावरण में आपके साथ संवाद करना एक सुखद अनुभव है। सुबह का उजाला यहां से होकर दुनिया में फैलता है और पूरी दुनिया को ऊर्जावान बनाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का हमारा यह मंथन केवल फार ईस्ट ही नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के प्रयासों को नई ऊर्जा और नई गति देगा। इस महत्वपूर्ण अवसर को मुझे हिस्सा बनाने के लिए मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का आभारी हूं। राष्ट्रपति जी ने मुझे यह निमंत्रण भारत के आम चुनाव से पहले ही दे दिया था। 130 करोड़ भारतवासियों ने मुझ पर विश्वास जताया, और आपके निमंत्रण भी उनका विश्वास और मोहर लग गई। फ्रेंड्स, 2 साल पहले राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में आमंत्रित किया था। यूरोप के फ्रंटियर से पैसिफिक के गेटवे तक मेरी भी एक प्रकार से ट्रांस साइबेरियन यात्रा हो गई है। व्लादिवोस्तोक यूरेशिया और पैसिफिक का संगम है। यह आर्कटिक और नॉर्दर्न सी रूट के लिए अवसर खोलता है। रूस का करीबन 3/4 भूभाग एशिया है। फार ईस्ट इस महान देश की एशियन आइडेंटिटी को सुदृढ़ करता है। इस क्षेत्र का आकार भारत से करीब
2 गुना है। इसकी आबादी सिर्फ 6 मिलियन है, लेकिन यह रीजन खनिज, ऑयल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का धनी है। यहाँ के लोगों ने अपने अथक परिश्रम, साहस और इनोवेशन से नेचर की चुनौतियों पर विजय पाई है। यही नहीं, कला, विज्ञान, साहित्य, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री और एडवेंचर, मानव गतिविधि का ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें फार ईस्ट के लोगों ने, व्लादिवोस्तोक के बाशिंदों ने सफलता हासिल ना की हो। साथ ही उन्होंने रूस और उसके मित्रों के लिए भी अनेक अवसर बनाए हैं। फ्रोजन लैंड को फ्लावर बेड में बदलकर एक सुनहरे फ्यूचर का आधार तैयार किया है। कल राष्ट्रपति पुतिन के साथ मैंने स्ट्रीट ऑफ द फार ईस्ट एग्जीबिशन देखा। यहाँ की विविधता, लोगों की प्रतिभा और टेक्नोलॉजी के विकास ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। इनमें रूस में जारी इकोनॉमिक फोरम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।